हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही सब टॉपिक है ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल भाषा में समझे तो एक साथ साइमल्टेनियस मतलब एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन दी होंगी और उनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा जो दो सबको सेटिस्फाई करे, तो उसे ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनती है, वो कहती है इफ़ देयर आर टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग दीज टाइप ऑफ वेरिएबल्स, इन तरीके के वेरिएबल को इन्वॉल्व करने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि उतने ही डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी एज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जितने की डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तीन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होगी। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव हो रहा है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास दो ही डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूँ तो ये dx/dt प्लस 2 dy/dt इक्वल टू 0 और dy/dt प्लस 3 dx/dt इज इक्वल टू टी। तो ये जो इक्वेशन है ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोलते हैं, जिसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो किस किस का डेरिवेटिव हो रहा है, एक्स और वाई का। तो दो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो गया टी। तो यहाँ पर दो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन निकालना होगा हमें। तो सोल्यूशन निकालने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, रिप्लेस कर देना होगा जहाँ भी d/dt है, डेरिवेटिव d/dt को कैपिटल डी से। जैसे यहाँ पर d/dt है तो इसकी जगह पर कैपिटल डी लिखेंगे तो dx आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर d/dt है, इसको कैपिटल डी से रिप्लेस करेंगे तो 2dy बन जाएगा। तो इसी तरीके से जहाँ भी d/dt है उसे कैपिटल डी से रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, फंक्शन ऑफ d इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ऐसे ही 5(1)d फंक्शन है ये भी d का इंटू एक्स प्लस 5(2)d फंक्शन है d का इंटू वाई इज इक्वल टू Q2। यहाँ पर F1 F2 5(1) 5(2) जो है वो d के फंक्शन होंगे और राइट साइड टर्म जो Q1 Q2 है वो टी का फंक्शन होगा। तो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, पहले d/dt को कैपिटल डी से रिप्लेस करें। जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, विलोपन विधि, जो आपने इक्वेशन सॉल्व करने में लगाते हैं ना। जैसे x + y = 2 है और x - y = 4 है, तो कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, दोनों को ऐड कर देते हैं, पहले y काट लेते हैं तो x निकल आता है, फिर x को किसी एक में रख देते हैं तो y निकल आता है। बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में से जब ये फॉर्मेट बन जाएगा तो एक बार हम y को कैंसिल करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन सॉल्व करके, y कैंसिल होकर x में इक्वेशन बनेगी जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। उसको CFPI से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जब x आ जाएगा तो उसको किसी भी एक में रख देंगे तो सॉल्यूशन y की वैल्यू निकल आएगी। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मीन्स दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x भी सॉल्व करना है और y भी सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt इज इक्वल टू 3x + 2y सेकेंड वाली दी है dy/dt इज इक्वल टू 5x + 3y। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दो हैं, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें जिसका डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ x का हो रहा है यहाँ y का। तो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा हो और इंडिपेंडेंट तो हमेशा एक ही होगा, तो ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। इन्हें सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स मैं साइड में लिख देता हूँ। तो ये स्टेप हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जहाँ भी डेरिवेटिव d/dt दिखाई देगा उसे हम कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे।
उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे राइट इन द फॉर्म, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब डी बाई डी टी को कैपिटल डी से रिप्लेस करेंगे तो जितनी भी जगह एक्स है पहली इक्वेशन में वो एक्स कॉमन लेकर ये और वाई कॉमन लेकर ये फॉर्मेट आ जाएगा, F1D इंटू एक्स प्लस F2D इंटू वाई इज इक्वल टू Q1, यहाँ Q1 टी का फंक्शन रहेगा, राइट साइड में टी की टर्म रहेगी। ऐसी दूसरी इक्वेशन में भी जब ये रिप्लेस कर देंगे डी बाई डी टी की जगह पर कैपिटल डी, इक्वेशन में दूसरी में जहाँ जहाँ एक्स है सब एक्स कॉमन लेकर और जहाँ वाई है कॉमन लेकर ये फॉर्मेट बना लेना, 5(1D x प्लस 5(2D y इक्वल टू Q2 भी यहाँ पर टी की टर्म रहेगी, यानी कि राइट साइड टी की टर्म रखनी है, एक्स और वाई लेफ्ट साइड रखना है। इक्वेशन जैसे ही बन जाएगी ये, तो स्टेप 2 में हमें फिर क्या करना है, एलिमिनेट y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हुए y को कैंसिल कर लेना है, यानी कि y को कैंसिल करने जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन कुछ भी मल्टीप्लाई करके पहले y सेम कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 में एक y के कोफिशिएंट, और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देंगे जिससे y कट जाए। तो इसके बाद एलिमिनेट करने के बाद हमें इक्वेशन वी गेट कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी, किसकी फॉर्म में, x और t की फॉर्म में। उस कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। भाई कैसे सॉल्व करते हैं, फाइंडिंग सी एफ एंड पी आई, सी एफ और पी आई निकालते हुए। जब सी एफ और पी आई निकल जाएगा तो हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, जो एलिमिनेट करके बनी थी, तो उससे x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब x की वैल्यू निकालना ही हमारा मेन मकसद नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मोटिव होता है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन में जितने भी हैं उनकी वैल्यू निकालना, और डिपेंडेंट मतलब जिनका डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसमें हमें x की वैल्यू भी चाहिए और y की भी। तो x तो हमारे पास निकल चुका, अब हमें फिर y की वैल्यू निकालने के लिए जो x निकल कर आया इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड y की वैल्यू निकालेंगे। और फाइनल आंसर क्या होगा, जब हम x और y दोनों निकाल चुके होंगे, x यहाँ से निकाल लिया, y की वैल्यू x को रिप्लेस करके निकालेंगे तो वो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं तो सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो क्या कहा था स्टेप वन में हमें क्या करना है, हमें पुट करना है d/dt इज इक्वल टू कैपिटल D। तो ये पहली इक्वेशन में अगर हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर d/dt की जगह पर कैपिटल D, तो dx इज इक्वल टू 3x प्लस 2y आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने कहा कि रिप्लेस करने के बाद इसे इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि सारी x वाली टर्म और y वाली टर्म लेफ्ट साइड लानी है, x और y कॉमन लेना है, राइट साइड सिर्फ t की टर्म रहनी चाहिए अगर है तो यहाँ पर x वाली टर्म लेफ्ट साइड लाएंगे तो dx और -3x हो जाएगा, तो x कॉमन लेना है, तो d-3x माइनस 2y और इक्वल टू है 0। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में हम d/dt की जगह पर कैपिटल D रिप्लेस करें तो ये बनेगी dy इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। अब स्टूडेंट इसमें से हमने क्या डिस्कस किया, सारी x और y वाली टर्म लेफ्ट साइड रखनी है और y और x कॉमन लेकर लिखना है, तो ये 5x और इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा -d-3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई है, जो इक्वेशन 1 और 2 हमने बनाई थी, डिस्कस की थी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप में हमने डिस्कस किया क्या करना है, एलिमिनेट करना है y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों में से ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, इन दोनों में से या इसे ये जो गिवन थी इसे 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, और ये हमारे पास हो गई 3 और ये हो गई 4। इन 3 और 4 में से हमें अब y को एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे साइमल्टेनियस, तो हम y को एलिमिनेट करने के लिए y की कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसके इनटू में कितना है -2 और यहाँ पर y के इनटू में कितना है d-3। दोनों को सेम करने के लिए इसमें d-3 ऑपरेट कर दें और इसमें क्या ऑपरेट कर दें 2। तो ऑपरेटिंग या मल्टीप्लाइंग ऑपरेटिंग d-3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 3। तो इक्वेशन 3 के दोनों साइड d-3 ऑपरेट कर देंगे, d-3 ऑलरेडी था तो ये d-3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स -2 इंटू d-3 2 इंटू d-3 y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम करने के लिए इसमें तो d-3 ऑपरेट कर दिया, इसमें 2 से, जिससे कि सेम हो जाए, तो इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5 2 जा 10x और ये आ जाएगा -2 इंटू d-3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हमें y वाली टर्म कैंसिल करनी थी, तो दोनों सेम हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, तो जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा d-3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10x इक्वल टू 0।
ठीक है, इसमें से x कॉमन अगर हम ले तो ये बना d-3 का होल स्क्वायर -10 इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा d² - 6d - 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास बन गई है कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेप 2 में हमने यही डिस्कस किया था, एलिमिनेट वाई वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड टी। तो एक्स की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है सी एफ और पी आई निकालते हुए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सी एफ पी आई के लिए, सी एफ निकालने के लिए पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, बस डी को एम से रिप्लेस करेंगे, एक्स को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट साइड 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बनकर आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है, यहाँ से हम श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व करें -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो इससे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1 है, m² का कोएफिशिएंट a होता है, b 1 डिग्री का कोएफिशिएंट यानी कि m का कोएफिशिएंट वो -6 हो गया, और c इक्वल टू -1 कॉन्स्टेंट टर्म c होती है। तो इसमें रख देंगे, जैसे ही इसमें रखेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाती है 3 ± √10। और ये वैल्यूज़ जो हम देख रहे हैं ये किस फॉर्मेट की है, a ± √b टाइप की है। और हमने पढ़ा था जब इस टाइप के रूट आए यानी कि इरेशनल रूट, तो उस केस में सी एफ का फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है e⁻⁴x, पर यहाँ x नहीं आएगा भाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन है, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, हो रहा है t के। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आएगा, इसलिए सी एफ और पी आई t की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या था, e⁻at c1 cos हाइपरबोलिक रूट bt प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट bt। और यहाँ से हम कंपेयर करें तो a की जगह पर हमें 3 दिख रहा है और रूट b की जगह पर हमें √10 दिख रहा है, रूट b इज इक्वल टू √10। तो जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से इसका सी एफ कितना आ जाएगा, सी एफ इक्वल टू आ जाएगा e⁻3t, a की जगह पर 3 रख दिया, c1 cos हाइपरबोलिक रूट b की वैल्यू है √10, तो √10t प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक √10t। तो ये हमारा सी एफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका पी आई निकालेंगे। पी आई यहाँ पर 0 होगा, देखकर पता लग रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी राइट साइड में टर्म 0 है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म जो है वो 0 है। तो पी आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने पढ़ा था राइट हैंड साइड 0 है तो पी आई क्या हो जाता है, 0। तो पी आई इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट क्वेश्चन बनी थी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, तो सॉल्यूशन बनेगा x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी कि x इज इक्वल टू e⁻at c1 cos √10t प्लस कॉस हाइपरबोलिक प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक √10t। ये सी एफ, ये x की वैल्यू है। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए सॉल्यूशन के लिए। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये थी, एक तो थी dx अपॉन, इन दोनों में ये दोनों गिवन थी क्वेश्चन में, तो इन दोनों में से किसी भी एक में x की वैल्यू रखकर हमें y निकाल लेना है। प्रयास करना है x की वैल्यू उसमें रखें जिसमें बिना इंटीग्रेट करे y निकल आए, यानी कि जिसमें y का डेरिवेटिव ना हो। तो यहाँ पर y निकालना है तो y का डेरिवेटिव इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं है, तो इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 dx अपॉन dt इक्वल 3x प्लस 2y था, तो यहाँ से 2y की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, 2y इज इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस 3x। ठीक है, फिर हम y निकाल लेंगे। तो x हमारे पास ये था, ये वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा dx अपॉन dt माइनस इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे d/dt ऑफ ये जो वैल्यू है e⁻at c1 cos t √10 हाइपरबोलिक t √10 प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक t √10। ठीक है, ये जो आया dx अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी -3x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, e⁻at c1 cos हाइपरबोलिक t √10 प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक t √10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके 2y की वैल्यू आ जाएगी, 2y इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये एक टर्म और ये टोटल एक टर्म। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव
तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, C1 कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक t√10, और t√10 का डेरिवेटिव इनटू में आएगा तो √10, फिर प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक का होता है डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक, प्लस माइनस कुछ नहीं आता है, जो साइन का कॉस का साइन हो जाता है हाइपरबोलिक में, ठीक है। तो ये t√10 और t√10 का इंटू में फिर आएगा तो √10, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव होगा। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e⁻at का e⁻at आ जाएगा, और सेकंड एज इट इज, सेकंड हमारा क्या है C1 कॉस हाइपरबोलिक t√10 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक t√10, और माइनस ये 3e⁻at और C1 कॉस हाइपरबोलिक t√10 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक t√10। अब यहाँ से तो यहाँ से अगर हम टर्म देखें तो ये टर्म में कॉस हाइपरबोलिक t√10 आ रहा है, e⁻at सभी में आ रहा है। अगर हम कॉमन लें e⁻at कॉमन ले लें, और जो कॉस हाइपरबोलिक t√10 वाली टर्म है वो कॉमन ले लें, तो कॉस हाइपरबोलिक t√10 वाली टर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक t√10 कॉमन लिया तो टर्म हमारे पास आएगी √10 C2, इसके इंटू में आएगा, और यहाँ से भी कॉस हाइपरबोलिक t√10 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना आएगा प्लस a C1, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक t√10 कॉमन लिया तो माइनस का 3 C1 कॉस हाइपरबोलिक t√10। अब साइन वाली टर्म देखें हाइपरबोलिक में, एक ये है और एक ये है और एक ये है, इनमें से साइन हाइपरबोलिक कॉमन लिया तो क्या आएगा, यहाँ से बचेगा साइन हाइपरबोलिक t√t कॉमन लिया, t√10 कॉमन लिया तो बचा √10 C1, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा a इन प्लस a C2, और यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा -3 C2 और साइन हाइपरबोलिक t√10, और ये 2 को यहाँ से जब डिवाइड में ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा ये x की वैल्यू भी लिखेंगे e⁻at C1 कॉस हाइपरबोलिक √10t प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √10t, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। कुछ राइटर्स जैसे हमने m की वैल्यू निकाली थी सॉल्व करके, हमारे क्वेश्चन में m की वैल्यू क्या आई थी, m की वैल्यू, अच्छा हाँ a की वैल्यू तो हमने लिखी नहीं, a इज टू हमारे क्वेश्चन में 3 था, तो यहाँ पर a की जगह पर 3 आएगा, जहाँ जहाँ a है वो 3 आएगा, भाई a की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 3 आएगा, तो ये जो डेरिवेटिव किया है यहाँ पर a आ रहा है, ये 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 3 आ जाएगा, और इस 3 की वजह से यहाँ पर भी 3 आएगा, तो जो कॉमन लिया है हमने e⁻at वो e⁻3t आ जाएगा कॉमन, और जहाँ ये a है ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ एक बात और, जो हमारी m की वैल्यू आई थी 3 प्लस माइनस √10 आई थी, तो ये जो रूट है ये भी एक तरीके से आयोटा तो है नहीं, तो ये भी रियल ही है, 3 प्लस √10 और 3 माइनस √10, तो कुछ राइटर इन्हें CF के फर्स्ट केस से भी करते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इसको m1 मानते हैं, इसको m2, तो CF आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं है, C1 e⁻m1t प्लस C2 e⁻m2t से भी कर सकते हैं, m1 m2 की वैल्यू ये रखते हुए, ठीक है। एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल और है, सॉल्व dx/dt इज इक्वल टू 3x + 8y एंड सेकंड इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt इज इक्वल टू -x - 3y, गिवन है x0 इज इक्वल टू 6 y0 इज इक्वल टू 2। ये जो गिवन है ये इसलिए गिवन है कि लास्ट में जाकर जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो t की प्लेस पर 0 रखना है, x की वैल्यू को 6 रखना है, तो एक C1 C2 में इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी बार एक ये कंडीशन है कि t की प्लेस पर 0 रखना है और y की वैल्यू को t2 रख देना है, तो 2 इक्वेशन C1 C2 में बनेगी, उन्हें सॉल्व करके C1 C2 की वैल्यू निकालनी है और फाइनल आंसर फिर x और y की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है, तो करते हैं प्रोसेस। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा मेथड के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हमें यहाँ पर d/dt की जगह पर पुट करना होगा कैपिटल D, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो ये वाली है इसे इक्वेशन 1 बोलें और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारी कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी यहाँ पर dx
इज इक्वल टू 3x प्लस 8y। फिर हमने डिस्कस किया था सारी टर्म लेफ्ट साइड लाते हैं जिसमें x और y इन्वॉल्व है और x कॉमन लेते हैं y कॉमन लेते हैं। इसको उधर लाएंगे तो dx माइनस 3x बनेगा, तो कॉमन लिया x तो d माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8y इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हमारी बनकर तैयार हो गई। क्वेश्चन 3, 2 तो पहले ही रख चुके हैं। उसके बाद सेकंड वाली में ऐसे ही रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 2 में यहाँ पर, तो डी अपॉन डी टी की जगह पर हम कैपिटल डी रख रहे हैं, तो डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3y। और हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले x और y वाली टर्म लेफ्ट साइड रखनी है, तो ये इधर जाएगा तो ये x हो जाएगा, और इधर जाकर हमें फिर कॉमन लेना है। अगर x की 2 टर्म है तो 2 में से y कॉमन 3 है तो 3, x कॉमन और y कॉमन लेकर एक जगह लिखो। जब इसे इधर लाएंगे तो डी वाई प्लस 3y आ जाएगा, दोनों में से y कॉमन, तो d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। पहला स्टेप खत्म हुआ, इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखनी है। दूसरा स्टेप हमने डिस्कस किया था कि हमें y को एलिमिनेट करना है। ध्यान रहे आप x भी एलिमिनेट कर सकते हैं, पर बुक से आंसर मैच करेंगे तो आंसर आपका तभी मैच होगा जब आप y को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि C1 C2 की पोजीशन बदल जाती है। ठीक है, आंसर दोनों ही सही होंगे कि अगर आप पहले x को एलिमिनेट करके y निकाल लें, फिर y को एलिमिनेट x की वैल्यू रखकर y निकाल लें, वो भी सही होगा, रॉन्ग नहीं होगा, पर बुक से मैच नहीं करेगा या टीचर के पास जो आंसर होगा वो नहीं। जनरली टीचर्स y को ही एलिमिनेट करते हैं, तो आपको y एलिमिनेट करना है तो y पहले दोनों इक्वेशन में सेम कर लें। तो इक्वेशन जो 3 है, इक्वेशन 3 में सेम करने के लिए ऑपरेट कर देते हैं d प्लस 3। अगर यहाँ और आ जाएगा तो ये 8 इंटू डी प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ 8 से इंटू कर दें तो 8 इंटू डी प्लस 3 ये भी हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, ऐड कर देंगे y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग d प्लस 3 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पर ऑपरेट करेंगे d प्लस 3 ऑपरेट कर दिया इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पर जब हम d प्लस 3 ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा d माइनस 3 पहले से ही था, तो यह रहेगा d माइनस 3 इंटू डी प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 डी प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 से हमें मिली। उसके बाद सेम करने के लिए यहाँ पर हमने d प्लस 3 से ऑपरेट किया, इसमें d से इंटू कर देते हैं, तो इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो जैसे ही हम करेंगे दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 8x और इधर 8 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8 इंटू डी प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा d, इन दोनों के इंटू डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स, और ये हमारा ऐड कर रहे हैं तो प्लस 8 एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या इक्वेशन बनी, एक्स कॉमन लेने पर डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टेप सेकंड खत्म हुआ। उसमें हमें अब ये जो इक्वेशन बनी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गई, तो इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हमें CF और PI निकालना होता है। और CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं भाई, D को M से रिप्लेस करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को 1 से और राइट साइड 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू देखें तो -1 और 1 आएगी, दोनों ही रियल है, आयोटा किसी में नहीं आ रहा और डिफरेंट है, तो रियल एंड डिफरेंट वाला CF का केस बन जाएगा। एक को m1 बोलेंगे, एक को m2, तो CF का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है CF का फार्मूला, C1 e की पावर m1 x लिखते थे, पर अब x नहीं लिखना है, t लिखना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है CF और PI की वैल्यू उसी की फॉर्म में आती है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t की फॉर्म में आएगी। तो C1 e की पावर m1t प्लस C2 e की पावर m2t, ये हमारा CF हो जाएगा। और m1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -t प्लस C2 e की पावर प्लस t, तो ये CF हो गया। और राइट साइड इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी 0 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म 0 है, तो PI क्या होगा, 0, ये हमने पहले पढ़ा था। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी क्या होगा, इसका x की वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल x इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाती है, PI तो 0 है, तो x की वैल्यू यही हो जाएगी C1 e की पावर -t प्लस C2 e की पावर प्लस t, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब हमें सिर्फ x नहीं निकालना, हमें x और y दोनों चाहिए। तो x निकल चुका है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में से किसी भी एक में रखना है, जिसमें कि बिना इंटीग्रेशन करे हमें y निकल आए। तो किस में रखना होगा भाई, जहाँ पर dy बाई dt होगा उसमें तो इंटीग्रेट करना होगा ना y निकालने के लिए, तो हमें वहाँ नहीं रखना जहाँ dy बाई dt आ रहा है, जिसमें y का डेरिवेटिव आ रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 में से इसमें डेरिवेटिव आ रहा है y का सेकंड वाली में, पर इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें रख देंगे। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, जैसे ही 1 में रखेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x प्लस 8y, ये हमारा था। तो यहाँ से हम 8y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, वो आएगा dx अपॉन dt माइनस 3x, तो यहाँ से
8y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो कितना आएगा माइनस सी वन ई की पावर माइनस टी प्लस सी टू ई की पावर टी और माइनस 3x, एक्स की वैल्यू हमारी सी वन ई की पावर माइनस टी प्लस सी टू ई की पावर टी था ही। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिलती है -1/4 सी वन ई की पावर टी प्लस 2 सी टू ई की पावर माइनस टी। ये हमारे पास y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5 हो गई जिसमें x की वैल्यू थी, ये 6 हो गई जिसमें y की वैल्यू थी। अब हमारा काम क्या है कि गिवन कंडीशन को लगा देना, क्योंकि कंडीशन और दी है, अगर नहीं दी होती तो हम यही रुक जाते। अब कंडीशन भी दी है तो हम C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे कंडीशन लगाकर। क्या कंडीशन दी है, गिवन है x0 इज इक्वल टू 6। x0 का मतलब ये जो अंदर दिया है बता रहा है t की वैल्यू है, और ये बता रहा है इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, यानी कि t बराबर 0 पर x बराबर 6 है। तो ये हम यूज़ कर लेंगे, पुटिंग t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6 इन इसमें 5 में। तो जैसे हम यहाँ पर 5 इक्वेशन में x की जगह पर 6 रखना है, t की जगह पर 0 रखेंगे तो C1 e की पावर 0 1 हो जाएगा, हाँ C2 e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन में बन जाएगी। आल्सो दूसरी कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू 2, यानी कि y की वैल्यू 0 अंदर जो लिखा है t की वैल्यू बता रहा है, तो t बराबर 0 पर y की वैल्यू 2 है। तो ये रख देंगे, t बराबर 0 रख देंगे और y बराबर 2 रख देंगे इन इक्वेशन 6 में। तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे y इक्वल टू 2 और t की जगह पर हमें रखना है 0, तो ये आ जाएगा -1/4 C1 e की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस 2 C2 t की जगह पर 0 रखें e की पावर 0 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो दोनों को सॉल्व करने पर C1 की वैल्यू आती है हमारी -4 और C2 की वैल्यू आती है हमारी 6। अब फाइनल आंसर के लिए दोनों वैल्यू को x और y में रख देंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा C1 C2 की वैल्यू रखते ही। तो पुटिंग C1 इज इक्वल टू कितना आया था -4 एंड C2 इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 6 इन इक्वेशन 5 एंड 6। जैसे हम इक्वेशन 5 और 6 में रखेंगे तो x हमें मिल जा रहा है यहाँ पर -4 e की पावर t प्लस 6 e की पावर -t, ठीक है, और y हमें मिल जा रहा है -1/4 -4 e की पावर t प्लस 12 e की पावर -t। तो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छे से और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे अच्छे टॉपिक पर अच्छे क्वेश्चंस की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको कोई इशू ना आए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको खुद से नोटिफिकेशन मिल जाएगा।